गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 1 घंटे का हमारा खबरों का सफर शुरू हो चुका है, जिसमें आज दिन भर कौन कौन सी वो खबरें हैं जिस पर पूरा दिन हम आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा कल क्या कुछ हुआ वो सब कुछ हमारे इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। और न सिर्फ देश के बारे में बल्कि विदेश की खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, ये सब कुछ इस बुलेटिन में होगा। और फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत हम अमेरिका से आई खबर के साथ करने वाले हैं। अमेरिका से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देख करके आप भी हैरान हो सकते हैं, क्योंकि सबसे एक्टिव जो लावा है वो एक बार फिर हटने लगा है। तस्वीरें बहुत भयंकर हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो कि वहां पर कैमरे से ली गई थी। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे अमेरिका से। ये तस्वीर तो दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ वोल्केनो 3 महीने के ब्रेक के बाद एक बार फिर से फूटना शुरू हो चुका है। इसके बाद से लावा की बेहद खतरनाक फव्वारे की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें एक तरफ जितनी खतरनाक है उतनी हैरत अंगेज भी हैं। बता दें कि वेबकैम से ली गई ये तस्वीरें अमेरिका के हवाई का है। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं इस एक्टिव वोल्केनो की, जो एक ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं कैसे एक बार फिर से फूटना शुरू हो चुका है। ये बेहद हैरत अंगेज तस्वीरें इस लावा की है और आप देखिए इसको देख करके वाकई हैरान हो सकता है कोई, क्योंकि इतनी लावे के फूटने की जो तस्वीरें हैं वो वेबकैम से रिकॉर्ड की गई हैं। अमेरिका के हवाई की ये तस्वीरें हैं और ये जो किलाउआ वोल्केनो है दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। तो देखिए ये वोल्केनो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से फव्वारे की तरह यहाँ पर लावा फूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद से लावा की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ जितनी खतरनाक उतनी ही हैरान कर देने वाली ये तस्वीर। आपको ये भी बता दें कि वेबकैम के जरिए ये तस्वीरें ली गई। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ओडिशा ट्रेन हादसे की, क्योंकि एक वीडियो सामने आया दीपिका और ये दावा किया जा रहा है कि एक्सीडेंट के ठीक पहले का ये वीडियो है। हालांकि जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ चंद सेकंड के अंदर चीख पुकार मच गई, लेकिन टाइम्स नाउ ऑफ भारत इसकी पुष्टि नहीं करता। ओडिशा में हुए भयंकर ट्रेन हादसे के ठीक पहले के इस वीडियो को देखिए। वीडियो कोरोमंडल एक्सप्रेस के एक कोच का है, जिसे देख आप कांप उठेंगे। वीडियो एक सफाई कर्मचारी की है, जिसे एसी कोच के अंदर पोछा लगाते देखा जा सकता है। इस दौरान वीडियो में कुछ यात्री भी नजर आ रहे हैं जो अपनी बर्थ पर आराम कर रहे होते हैं। तभी जोरदार आवाज के साथ झटका लगता है और तेज चीख पुकार के बीच कैमरा हिलने लगता है। वीडियो के अचानक खत्म होने से पहले हर तरफ चीख पुकार सुनाई देती है। स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। बताया जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहा एक यात्री वीडियो बना रहा था, तभी ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हालांकि टाइम्स नाउ नव भारत वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। ओडिशा के भद्रक से आई ये तस्वीर हैरान करने वाली है। देखिए पटरी इंटरलॉक के बीच एक बड़ा सा पत्थर फंसा नजर आ रहा है। ऐसे में अगर कोई ट्रेन इस ट्रैक से होकर गुजरती तो वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती थी। हालांकि वक्त रहते रेलवे कर्मचारी की नजर इंटरलॉक के बीच फंसे पत्थर पर गई, जिससे संभावित दुर्घटना को टाला जा सका। इस मामले की आरपीएफ में शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि आरपीएफ इस बात की जांच करेगी कि इंटरलॉक में पत्थर अपने आप फंसा या इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं थी। और जिस तरीके से भयंकर ये ट्रेन हादसा हुआ था, इसे भूल पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे ही खबर मेरठ में हुए हादसे की, जिस हादसे में एक ट्रैक्टर ड्राइवर की जान चली गई। और जो हादसे की वजह सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो स्टंट करने लगा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। वीडियो हैरान और परेशान करने वाला है। देखिए ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स स्टंट के लिए तैयार है, जबकि दूसरा शख्स कुछ दूरी पर स्टंटबाजी की इस तस्वीर को कैमरे में कैद करने में जुटा है। अगले ही पल ड्राइवर ट्रैक्टर को एस्केलेट करता है और गाड़ी आगे बढ़ती है। जैसे ही ट्रैक्टर फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, उसका दोनों पहिया हवा में लहराने लगता है, जिसे देख वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं और तालियां पीटने लगते हैं। अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई दहल जाता है। देखिए तेज रफ्तार ट्रैक्टर जमीन हिट करते हुए मूव करता है और बैलेंस बिगड़ जाने से पलट जाता है। घटना मेरठ के मवाना की है।
जहां भवानी ऑटोमोबाइल्स आयशर कंपनी की ओर से एक मैदान में डेमो कर नए ट्रैक्टर की खूबियां बताई जा रही थी। इसी दौरान कंपनी के निर्देश पर स्टंट कर रहे ड्राइवर का पैर क्लच से फिसल गया, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ड्राइवर को बचाया नहीं जा सका। और लोग स्टंटबाजी करते वक्त दीपिका ये भी नहीं समझते कि इस तरह से जब हादसे होते हैं तो उनके परिवार वालों को किस दर्द से गुजरना पड़ता है, और यही दर्द बिहार के उन माँ बाप को भी झेलना पड़ रहा है जिनका बेटा 11 साल का न जाने कैसे एक निर्माणाधीन पुल के पिलर में फंस गया। जी हाँ, पिलर में ये बच्चा फंस गया। उसके बाद 30 घंटे की मशक्कत के बाद जब इस बच्चे को बाहर निकाला गया तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़, जहां हर कोई हैरान परेशान है। जिस निर्माणाधीन पुल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां फंसे बच्चे की सलामती के लिए लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। घटना बिहार के रोहतास की है, जहां नासरीगंज दाऊद नगर सोनपुर के पिलर नंबर 1 और 2 के बीच बने गैप में 12 साल का बच्चा फंस गया। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर पुल के पास बैठी एक महिला ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर बुला ली गई। पुल के पिलर में फंसे 12 साल के बच्चे का नाम रंजन है, जिसे एनडीआरएफ ने 30 घंटे की कठिन मेहनत के बाद शुक्रवार की देर शाम रेस्क्यू किया। 30 घंटे तक पिलर में फंसे रहने से रंजन की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। ऐसे में रेस्क्यू के तुरंत बाद उसे सासाराम के सदर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ने रंजन को मृत घोषित कर दिया। उन लोगों ने नाम भी कमा लिया कि मैंने पुल तोड़ के निकाला। क्या निकाला? बच्चे की जिंदगी तो तुमने तो ले ली। मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। तुम्हारा पुल तो बन जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आज वो मेरा बच्चा खड़ा हो जाएगा। बच्चा तो मेरा रहेगा, मेरे हाथ में नहीं है मेरा बच्चा। बताया जा रहा है कि 12 साल का रंजन अर्धविक्षिप्त था और पिछले 3 दिनों से लापता था। और चलिए उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान करने वाली खबर आपको बताएंगे। आपको बताते हैं कि कैसे एक महिला अधिकारी न सिर्फ गाली गलौज करती हुई नजर आ रही है, बल्कि मोबाइल को जमीन पर पटक कर तोड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। छीनने का क्या मतलब? आप रिकॉर्डिंग डिलीट करोगे? हाँ, सुबह कोर्ट में मैं मिलूंगा आपसे। आप कौन सी बदतमीजी? कौन सी बदतमीजी करी हमने? फोन छीनोगे आप? तो हम नौकर है आपके। बागपत के इस महिला अधिकारी को देखिए। वीडियो में महिला अधिकारी पूरे तैश में नजर आ रही है। महिला होने की बात कर लोगों को धमका रही है। इतना ही नहीं, सारी अभद्रता की सीमा पार कर देने के बाद महिला अधिकारी मोबाइल को जमीन पर पटक कर तोड़ भी देती है। अब जरा सीसीटीवी फुटेज भी देखिए। वीडियो उस वक्त का है जब ईंट भट्टा कर्मचारियों की शिकायत पर जांच करने पहुंचे विनीता सिंह ने ईंट भट्टा मालिक से मामले को रफा दफा करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ईंट भट्टा मालिक का दावा है कि रिश्वत मांगने का ये सिलसिला मार्च के महीने में ही शुरू हुआ था। शुरुआत में उन्होंने 15,000 रुपए विनीता सिंह को दिए भी थे, जिसके बाद से विनीता सिंह बकाया रिश्वत देने का दबाव बना रही थी। वहीं जब ईंट भट्टे के मालिक ने बकाया रिश्वत की रकम विनीता सिंह को नहीं दिए तो 23 मई को महिला अधिकारी मौके पर आ धमकी और ईंट भट्टा के साथ गाली गलौज करते हुए उसे जेल भेज दिया। जब मैं पैसे नहीं दे पाया तो 23 तारीख को मैडम ने आकर यहाँ पर गाली गलौज व अभद्रता की, वो भी मेरे दूसरे भट्टे पर। पुलिस द्वारा मुझे पकड़वा कर थाने भेजा गया और वहाँ पर मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल भेजा गया। जमानत पर बाहर आने के बाद पीड़ित शख्स न्याय की गुहार लगा रहा है। इसके लिए ईंट भट्टा के मालिक ने डीएम और एसपी से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। और खबरों में आगे दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में डेंगू ने कहर बरपा दिया है। पेरू का पियूरा शहर डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। देश भर में 1,29,000 लोग डेंगू से संक्रमित हैं, जिसमें 30,000 स्कूली बच्चे और 4,000 शिक्षक इसमें पीड़ित है। जबकि इस महामारी से अब तक 191 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए अस्पतालों में डेंगू वार्ड की संख्या बढ़ा दी गई है। कनाडा के जंगल में लगी आग अमेरिका
पहुंच गई है। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट और ब्रिज तक आग का धुआं पहुंच गया है, जिससे न्यूयॉर्क में हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। न्यूयॉर्क का आसमान नारंगी रंग से ढका हुआ है। वहीं इजराइल के किरियात में बड़ा धमाका हुआ है, जिसके धुएं का गुब्बार आसमान छूने पर आमादा है। विस्फोट कैसे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। यूक्रेन से जंग और अमेरिका से तनाव के बीच रूस और चीन की वायुसेना ने ज्वाइंट एयर पेट्रोलिंग की है। दोनों देशों की वायुसेना ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के आसमान में ये अभ्यास किया। रशियन और चीनी एयरफोर्स ने बमवर्षक जहाजों के साथ जापान सागर, ईस्ट चाइना के साथ साथ प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में उड़ान भरी। यूक्रेन का नोवा खाखोवा डैम तबाह होने के बाद अब रूस का टोगलियाटी ओडेसा अमोनिया पाइपलाइन धुआं हो गया। रूस ने यूक्रेन पर पाइपलाइन को उड़ाने का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी सेना 5 जून की रात को खारकोव में पाइपलाइन को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसकारी हमले रुक नहीं रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को खाक करने पर आमादा है। एक तरफ जहां यूक्रेन का नोवा खाखोवा डैम तबाह हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस का पाइपलाइन खाक में मिल चुका है। इस बीच रूस का यूक्रेन पर हवाई हमला भी जारी है। रशियन फोर्स ने यूक्रेन के एक रडार स्टेशन पर एयर स्ट्राइक कर उसे तहस नहस कर दिया। 2 मिनट में दुनिया की खबरें जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं उस मामले की जो ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण से जुड़ी हुई है, जिसमें रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, धर्मांतरण का ये मामला न सिर्फ जाकिर नाइक से होते हुए पाकिस्तान तक जा पहुंचा है, बल्कि जो युवकों की संख्या है जिनका कन्वर्जन करवाया गया है, वो संख्या बढ़ करके 400 के पार हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर इस पूरे मामले को लेकर के सियासी जंग छिड़ चुकी है। ऐसा क्यों, आप देखिए इस पूरी खबर को। गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए पाकिस्तान के मौलाना गाजियाबाद और महाराष्ट्र के युवकों को फांस रहे थे। गेम जीतने के बदले उन्हें कट्टर मुसलमान बनाया जा रहा था। इस बीच गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए मौलवी से पूछताछ और थाने में जारी जांच के आधार पर यूपी पुलिस ने कम से कम 400 युवकों के धर्मांतरण का दावा किया है। इस दावे के साथ ही मुंब्रा निवासी शाहनवाज मकसूद खान की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज हो गई है। गाजियाबाद पुलिस को धर्मांतरण के इस बड़ी साजिश का व्हाट्सएप चैट भी हाथ लगा है, जो शहनवाज उर्फ बद्दो और मौलवी अब्दुल रहमान के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड है। वायरल हो रहे चैट में नाबालिग छात्रों को फंसाकर इस्लाम में धर्मांतरण करने का जिक्र है। मोबाइल गेमिंग से धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद गाजियाबाद पुलिस कन्वर्ट हुए नाबालिग बच्चों के मोबाइल चैट को भी खंगालने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक मुंब्रा निवासी शाहनवाज राजगढ़ के एक नाबालिग को मोहरी की तरह इस्तेमाल कर रहा था और उसके 4 दोस्तों पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। दूसरी ओर इस धर्मांतरण से जुड़े खुलासे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में आग लग गई है। धर्मांतरण हुआ है तो मैं मान लूंगा कि मैंने मुंब्रा के मैं कुछ काम नहीं किया, मैं लोगों को बदल नहीं सका। अगर 400 लोग हैं तो मैं कहता हूं मैं जिंदगी में राजनीति नहीं की। इस बीच गाजियाबाद और थाने पुलिस को शाहनवाज से जुड़े कुछ लिंक मुंब्रा और थाने के बाहर भी मिले हैं, जिसकी तफ्तीश जारी है। दूसरी ओर धर्मांतरण से जुड़े खुलासे के बाद शाहनवाज के 2 भाई फरार हैं, जबकि शाहनवाज की मां ने कबूल किया है कि उसे भी अपने बेटे की करतूतों की पहले से जानकारी थी। और वहीं मध्य प्रदेश के दमोह की बात करें तो वहां पर धर्मांतरण का ये जो मामला है वो बहुत तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश की सियासत में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान भी इस बीच सामने आ चुका है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर गंगा जमुना स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द हो चुकी है। शीर्ष अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे वो स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद उनका होगा क्या, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट पर देखिए। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले पर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के मुताबिक बीजेपी महाकाल मंदिर मामले से ध्यान हटाने के लिए हिजाब का मुद्दा लेकर आई है। मुद्दा क्रिएट किया जाता है। सारा प्रेस लगा हुआ था महाकाल के अंदर भ्रष्टाचार का।
मुद्दा डाइवर्ट करना था, हिंदू मुस्लिम करना था, तो हिजाब ले आए। शिवराज सरकार ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बाकी स्कूलों में जल्द शिफ्ट करने का सरकार ने भरोसा दिया है। वहीं इस स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम परिवार के बच्चे और उनके परिजन आज कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। शुरुआती जांच में पता लगा है कि स्कूल के संचालकों इद्रीस, मुश्ताक और रज्जाक ने स्कूल की आड़ में अकूत संपत्ति बना ली है। इन लोगों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन, कई शहरों में फ्लैट्स के अलावा पेट्रोल पंप, वेयर हाउस, फार्म हाउस, धर्म कांटा, गारमेंट फैक्ट्री, हार्डवेयर फैक्ट्री, दाल मिल, बीड़ी कारोबार और न जाने ऐसे कितने बिजनेस चल रहे हैं। का मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी सामने आया है, जहां एक नाबालिग के गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और जी हाँ, इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वो प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोग और जो लोग बाहर से आकर बसे हैं उनके बारे में जो वेरिफिकेशन है उसको सामने रखें और साथ ही इस बारे में लगाएं। और जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी लव जिहाद के मामले को लेकर के जम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला गर्माता जा रहा है। पुरौला से नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी मामले को लेकर व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने दुकानें बंद कर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुरौला में घटी घटना के विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा है कि जो भी फेरी वाले या अन्य हैं उनको जो है किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और जो भी लोग यहाँ हैं प्रशासन से आग्रह किया है कि वो जो है इनका सत्यापन करें और जो भी संदिग्ध पाए गए उनको यहाँ से तुरंत भगाया जाए। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरौला से एक युवती 2 जून से लापता है। कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती का कुछ पता नहीं चल सका है। बेटी के लापता होने के अगले ही दिन 3 जून को पिता ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। वहीं जानकारी मिली है कि युवती एक समुदाय विशेष के एक युवक से बात करती थी। पिता के मोबाइल से इस युवक से बातचीत की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोग अब दूसरे राज्यों से आए लोगों के भी सत्यापन की मांग कर रहे हैं। और अगली खबर मुंबई की मुंब्रा से है, जहां पर अलग अलग लोकेशंस पर एक होर्डिंग लगाई गई है। इस होर्डिंग में एक महिला है जिसने हिजाब पहन रखा है और जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए इस होर्डिंग के जरिए सख्त दिशा निर्देश भी लिखे गए हैं। सोचिए, आज के जमाने में दीपिका ऐसी दकियानूसी बातें हैरान करती है। जो 8 पॉइंट्स आप पढ़ेंगे ना तो आप खुद समझेंगे कि 21वीं सदी में जहां महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है वहां महिलाओं को पीछे ले जाने के लिए ऐसे पोस्टर। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के मुंब्रा इलाके में जगह जगह उर्दू में होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें मुस्लिम लड़कियों पर अपने माता पिता और अभिभावक कैसे नजर रखें इसके बारे में बताया गया है कि इस पोस्टर में मुस्लिम लड़कियों को दूसरे धर्म के लड़कों से दोस्ती नहीं करने की सलाह दी गई है। पोस्टर में कहा गया है कि बच्चों को कम उम्र में ही कुरान और सुन्नत के बारे में बताया जाए। पोस्टर में कई पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि मुसलमान बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करें, सुन्नते रसूल पर चलें और इधर उधर बहकावे में न आएं, ट्यूशन और दूसरे बहाने अजनबियों या दूसरे धर्म के लोगों से न मिलें, स्कूल और कॉलेज जा रही बच्चियों को माता पिता खुद छोड़ें और वापस लेकर आएं, लड़कियों को स्मार्टफोन से दूर रखें या फिर अपने सामने इस्तेमाल करने को कहें, माता पिता बच्चियों के बर्ताव पर ध्यान दें, घर वाले ध्यान नहीं देंगे तो वो बाहर का रास्ता देखेंगी, लड़कियों की शादी में कम खर्च करें ताकि कोई रुकावट न पैदा हो और सही उम्र में शादी करें, कॉलेज और स्कूल में बच्चियों की दोस्ती किससे है उसकी जानकारी रखें, बच्चियों को इस्लाम की पूरी जानकारी दें और प्रॉफेट मोहम्मद के साथियों की कुर्बानी के बारे में बताएं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार एक नए अवतार में वो नजर आने वाले हैं, लेखक के अवतार में। जी हाँ, और ये हम नहीं कह रहे, इसका ऐलान खुद उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर में किया है। जी हाँ, कुछ दिनों के लिए वो कथा वाचन से ब्रेक ले रहे हैं और एक विशेष विषय पर वो किताब लिखने वाले। वो विषय कौन सा है और किस पर वो किताब लिखने वाले, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा।
हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब सनातन धर्म पर एक किताब लिखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हनुमंत कथा के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। बता दें आप लोगों को, एक किताब लिख रहे हैं जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है, और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन के साथ अब लेखक के अवतार में भी नजर आएंगे। जन जन तक ये किताब पहुंचाने के मकसद से बाबा बाकायदा कुछ दिनों की छुट्टी लेंगे। इस दौरान वो कथा नहीं सुनाएंगे, बल्कि सनातन क्या है इस पर किताब लेखन का काम करेंगे, और इस किताब को देश के बच्चों तक पहुंचाना बाबा का मकसद है। और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे और अकेले में एकांत में जाकर के और उस पुस्तक का लेखन करवाएंगे। और देखिए, देश के अलग अलग राज्य की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे कुछ वायरल वीडियोस। आपको दिखाते हैं कि कैसे मेट्रो के अंदर स्टंटबाजी का कारनामा किया गया, साथ ही भालू ने कैसे अनोखे अंदाज में पर्यटकों से मांगा खाना। सब कुछ टॉप ट्रेंडिंग वीडियो के 2 मिनट के सेगमेंट में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें आपको 2 लड़के दिखाई देंगे, जिसमें से एक तो मेट्रो में बीच में जो पाइप लगी होती है और जिससे लोग बैलेंस बनाकर खड़े होते हैं, उस पर पहले एक बैलेंस बनाकर हवा में बैठ जाता है और दूसरा उसी पाइप को पकड़कर बैक फ्लिप मारने लगता है, जिसे अब काफी लाइक्स भी मिल रहे हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ये भालू बहुत ही खास अंदाज में चिड़ियाघर में आए पर्यटकों से खाना मांग रहा है और जू में घूमने आए लोग भी इसे खाने का सामान दे रहे हैं। एनिमल लवर्स इस वीडियो को जमकर पसंद कर रहे हैं। गर्मी में सबसे ज्यादा लोग तरबूज खाना पसंद करते हैं। तरबूज स्वाद में तो लाजवाब होता ही है, इसके साथ ही शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। इसी बीच तरबूज का एक और वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप अपना सर चकरा जाएंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये शख्स पहले तो तरबूज को डीप फ्राई करता है और फिर इसका जो रिजल्ट आता है उसे देख लोग सोचने पर मजबूर हैं। बंदूक चलाना बच्चों का खेल नहीं, ये डायलॉग तो आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि चोरी करना भी सबके बस की बात नहीं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स घर में चोरी करने के लिए गेट पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है। गेट पर नुकीली रॉड से इसका पैंट फट जाता है और ये जमीन पर गिर जाता है। इस वीडियो से लोगों को बड़ा संदेश दिया गया है। इसके जरिए बताया गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। अब इस वीडियो को देखिए। ये शख्स स्केटिंग बोर्ड से बार बार करतब करता है, लेकिन हर बार वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन आखिर में उसे कामयाबी मिल ही जाती है। और चलिए, टॉप ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस के बाद कुछ और बड़ी खबरों के बारे में आपको बताते हैं। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की नींद इन दिनों उड़ी हुई है, क्योंकि गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद अब उसकी रातें भी बेचैनी में कट रही हैं। और माहौल को देखते हुए बांदा जेल की जो सुरक्षा है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और साथ ही जितनी भी कोर्ट है उसके बाहर भी सुरक्षा पैनी कर दी गई है। लखनऊ कोर्ट में दिन दहाड़े गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी बेचैन है। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार के चेहरे पर सिकन दिख रही है। चिंता की वजह से वो ना तो लोगों से मिल रहा है और ना ही सो पा रहा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार परेशान है, हालांकि उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरक में तैनात हर पुलिसकर्मी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैरक पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है। जीवा के मौत के बाद गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। मुख्तार विरोधी गैंग्स एक्टिव हैं, लिहाजा वो जेल में सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं।
इस बीच जहां एक और गैंगस्टर संजीव जीवा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर आज जीवा की पत्नी पायल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पायल ने अंतिम क्रिया में भाग नहीं लेने के खिलाफ कोर्ट में अपील की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है, जिसमें दुर्दांत और वीवीआईपी आरोपियों को कोर्ट में पेशी की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने की याचिका दाखिल की गई है। आरोपी विजय यादव से पूछताछ जारी है। उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, जिसमें संजीव जीवा से जुड़ी ये बड़ी खुलासा हुआ है, जिसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी संजीव जीवा की हत्या के लिए। नेपाल में हुई थी संजीव जीवा की हत्या की पूरी डील। पुलिस कस्टडी में आरोपी विजय यादव का बयान ये सामने आया है। माफिया अतीक के दोस्त ने ही हत्या की सुपारी दी थी। अतीक के दोस्त अशरफ ने हत्या की सुपारी दी थी। एसआईटी को विजय यादव के बयान पर अभी भी फिलहाल भरोसा नहीं है। इस बयान को लेकर के भी एसआईटी की टीम अब जांच पड़ताल करेगी कि सच है क्या। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संजीव जीवा की हत्या के लिए 20 लाख की सुपारी देने की जानकारी सामने मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इस हत्या को लेकर नेपाल में ही डील हो गई थी। पुलिस कस्टडी में आरोपी विजय यादव ने किया है और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि माफिया अतीक के दोस्त ने हत्या की सुपारी दी थी। हालांकि जांच अभी और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां औरंगजेब विवाद को लेकर 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 300 से ज्यादा लोगों पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बवाल की इन तस्वीरों को देखिए। हर तस्वीर हालात बताने के लिए काफी है। कोल्हापुर शहर में इंटरनेट सर्विस बंद है और 19 जून तक धारा 144 लागू है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वैसे सोशल मीडिया हैंडलर्स रडार पर हैं जो लगातार औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमा मंडन कर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं। का साइबर पुलिस स्टेशन कोल्हापुर, यहाँ पे साइबर की टीम एक खास जो एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो यहाँ पे बैठी रहती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त कोल्हापुर की जो पुलिस है वो अपने किसी काम में जुटी हुई है। ये पता जगह है कि जो 5 नाबालिग थे वो कौन कौन से ग्रुप पे जुटे हुए थे, उनकी आईडीज किस लोगों से जुड़ी हुई थी, क्या उन्हें बताओ एक ढाल के तरीके से इस्तेमाल किया गया। पुलिस पता लगा रही है कि क्या आरोपियों ने वीडियो मोबाइल में पहले ही एडिट कर रखा था, क्या किसी और ने वीडियो बनाकर शेयर किया था, क्या किसी साजिश के तहत वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले कौन लोग हैं। अहमदनगर और कोल्हापुर की घटना में क्या कोई सिमिलर पैटर्न मौजूद है। इस बीच अहमदनगर के करजत में एक बार फिर औरंगजेब का स्टेटस लगाने का मामला सामने आया है। एक तरफ पुलिस की जांच जारी है तो दूसरी ओर राजनीति भी खूब तेज हो रखी है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि 75 सालों के बाद ये भारतीय जनता पार्टी है तो ये पोस्टर निकाल के दिखा रही है कि ये औरंगजेब है करके। देखिए उसके पीछे की कहानी है वो समझना बहुत जरूरी है महाराष्ट्र की जनता को, खास तौर से कि कर्नाटक हार चुके हैं, सत्ता में बने रहना है तो सिवाय दंगे के और कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। तो महाराष्ट्र में तो औरंगजेब की खबर को लेकर के जमकर के बवाल मचा हुआ है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो अजमेर 92 को लेकर के बवाल शुरू हो चुका है। इस फिल्म को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो तू बै हो ही रही है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने ये कहा है कि इस फिल्म में कुछ भी झूठ नहीं है। किसी ने नहीं द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों के बाद अब एक और फिल्म चर्चा में है। फिल्म का नाम है अजमेर 92। इस फिल्म का अभी पोस्टर ही सामने आया है, लेकिन अभी से इसका विरोध शुरू हो गया है। हालांकि बीजेपी इस फिल्म के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। उन पर कोई फिल्म बनती है या वेब सीरीज बनती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है, और अपने राजनीतिक रसूखातों को आप किस प्रकार से आप बेजा इस्तेमाल करते रहे, पहले भी करते रहे और आज भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी इस फिल्म को बेवजह का मुद्दा बना रही है। मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास में सरकार का विरोध करने का, किसी योजना का विरोध नहीं कर सकते जो राज्य सरकार ने जो बनाई है, किसी कार्यक्रम का विरोध नहीं कर सकते, किसी राहत का विरोध नहीं कर सकते, खुद राहत देते नहीं है। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने भी इस विरोध पर सवाल खड़े किए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। कि हम समुदायों के बीच में विवाद खड़ा करना चाहते हैं।
हम इस फिल्म के जरिए एक सच्ची घटना जो इन लड़कियों के साथ गलत हुआ वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर। बाकी किसी पर्टिकुलर धर्म को हमने टारगेट नहीं किया, ना किसी रिलीजियस को टारगेट किया है कि अब फिल्म में कितना सच है कितना झूठ ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बीच बृजभूषण शरण सिंह जो यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे हैं, उस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लंबे समय चले आ रहे महिला पहलवान वर्सेस बृजभूषण शरण सिंह के मामले में नया मोड़ आया है। नाबालिग पहलवान के पिता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज थे। पीटीआई से बात करते हुए नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि ये बेहतर है कि सच अदालत में आने की बजाय अभी सामने आ जाए। अब जब बातचीत शुरू हो गई है तो सरकार ने पिछले साल मेरी बेटी की निष्पक्ष जांच का वादा किया था। मेरा भी फर्ज बनता है कि अपनी गलती सुधारूं। मैं बदले की भावना से भर गया था। नाबालिग पहलवान की शिकायत के बाद पॉक्सो कानून के तहत जांच चल रही है। इस नए खुलासे से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला कमजोर हो सकता है। बता दें कि पिछले 6 महीने से पहलवान यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया है कि खिलाड़ियों को जो आश्वासन दिया गया है उसे पूरा किया जाएगा। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। दिल्ली पुलिस की एसआईटी इस मामले में अगले हफ्ते तक जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने 11 जून को एक रैली बुलाई है। इस रैली में उन्होंने अपने तमाम समर्थकों को आने का न्योता दिया है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं। आपके साथ मैं दीपिका और मेरे साथ योगिनी सोनम भी जुड़ चुकी हैं। आज कुछ ऐसे आसन वो हमें सिखाएंगी जिसे सीख करके आप भी बहुत ज़्यादा फिट हो जाएंगे। सीधा सोनम से जानते हैं कि आज वो मुझे और आपको क्या सिखाएंगी और किस बारे में सिखाएंगी। तो आज जो हम लोग आसन सीखने वाले हैं, तो हम लोग आज बुजुर्गों के लिए या फिर जिनकी उम्र बढ़ रही है या फिर आपने ज़्यादा उम्र में योगासन करना शुरू किया है, यानी कि मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। मम्मी पापा दादा दादी ये सब लोग ये आसन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप सारे योगासन आराम से धीरे धीरे बिना हड्डियों को जर्क करे हुए ये आसन करें। चलिए शुरू करें। दोनों हाथों को साइड में कर दीजिए, सांस लें और अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पे इस तरह रख दीजिए। अब हमें एल्बो रोटेशन करने हैं। देखिए, तो आपको फुल रोटेशन करने पड़ेंगे, यानी सांस छोड़ें, अपने दोनों एल्बो सामने जोड़ें, इन दोनों को मैक्सिमम पीछे लेकर जाएं, अपने हाथों को पीछे लेकर जाएं और फुल रोटेशन करें। तो कम से कम हम लोग 10 बार क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। देखिए, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, सिर्फ करना आसन को इनफ नहीं है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप फुल रोटेशन करें, आपका हाथ मैक्सिमम पीछे जाए, आपके शोल्डर ब्लेड्स मैक्सिमम दबें और आप फुल रोटेशन करें। इससे नॉट्स भी ओपन होते हैं क्या सोनम? बिल्कुल। आप देखिए, जब फील हो रहा है। हाँ, जब भी आप हाथों को ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, आपको यहाँ पे नॉट्स फील होंगी। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आप एक बार बता भी देती हूँ। अच्छा, आपने बीच में क्वेश्चन भी पूछ लिया है। देखिए, चलिए शुरू कीजिए। देखिए, आइए आगे आइए, इन हाथों को जोड़ा, पीछे लेकर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेकर जाएं। अब आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स में प्रेशर फील होने लगेगा, राइट? इनको शोल्डर ब्लेड्स को थोड़ा स्क्वीज करें और हाथों को मैक्सिमम पीछे लेकर जाएं। तो हम कभी कभी कैसे करते हैं, इतना रोटेशन कर देते हैं, हम सोचते हैं हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा। आपको जब शोल्डर ब्लेड पीछे दबने लगे तो आप समझ जाइए अब सही आसन कर रहे हैं। अब इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे हमें अपने एल्बोज को रोटेट करना है। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल भी जल्दी आने लगता है, राइट? तो आपको वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। 5 बार, 10 बार, 8 बार, जो भी आपको ठीक लगे। ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के ये वाला योगा नहीं करना है। नहीं, हल्के हल्के करना है। अब आप देखेंगे आपके हाथ में थोड़ा पेन हो रहा होगा, राइट? तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, शोल्डर्स को पीछे लेकर जाएं, हाथों को थोड़ा ऊपर उठाएं और हल्के से नीचे जाएं। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखें, हम ज़्यादा नीचे ना जाएं, अदरवाइज आपसे जितना बन पड़े नीचे जाए। एल्बो को ऊपर करें, कम से कम 10 सेकंड यहीं पे रुकें। आप करिए आसन। देखिए, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है या फिर आपको लो शुगर रहता है तो ज़्यादा नीचे ना झुकें। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है
थोड़ा सा शरीर को नीचे लेकर जाएं और कोशिश करें आपके हाथ थोड़े से ऊपर आ जाए। सर को रिलैक्स करें और कम से कम 10 सेकंड यहाँ के बिना अपने आप को तकलीफ दिए हुए और धीरे धीरे आप वापस आ जाइए और रिलैक्स करें। चलिए दूसरा आसन करते हैं, इसको बोलते हैं वीरभद्रासनम। आपको दोनों पैरों को आगे रखना है, लेफ्ट पैर को आप पीछे लेकर जाएं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना बैलेंस बनाएं। अगर आपसे बैलेंस नहीं बनता, आप कोई दीवार को भी पकड़ सकते हैं साइड में सपोर्ट के लिए। आपको बैलेंस बन जाए, दीवार से अपना हाथ हटा दीजिए, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, हाथों को इंटरलॉक करें और स्ट्रेच करें। अगर आपके घुटने में दर्द ना हो तो धीरे धीरे सामने वाले पैर को हल्का सा मोड़ लें। आप देखेंगे आपका शरीर आगे जाने लगेगा। आपको अपना शरीर ऐसे सीधा रखना है और ऊपर खींच के रखना है। इससे आपके पैरों में भी स्ट्रेंथ डेवलप होगा और आपका शरीर भी मजबूत होने लगेगा। अगर आपके घुटने में दर्द है तो इसको बस इतना ही रखें, हल्का सा इतना करके देखें, मे बी इतना, और यहाँ पे ही रुके रहें 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितना भी आपसे बनता है। सांस छोड़ें, पैरों को धीरे से सीधा करें, दीवार का सहारा और वापस आ जाए और रिलैक्स करें। ठीक इसी तरह ये आसन अब राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को पीछे लेकर जाएं, हमेशा कुछ सहारा ले लें बैलेंस से पहले। सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, हाथों को इंटरलॉक कर लें। अगर आपसे बन पाए, सामने वाले पैर को मोड़ें, शरीर आगे जाए तो उसको पीछे की तरफ सीधा करें और सामने देखें। 10 सेकेंड 20 सेकेंड इसी में बने रहें और आप भी बने रहें। देखिए आसन को अच्छे से करते हैं, थोड़े मिस्टेक्स भी देख लेते हैं। अपने हाथों को सीधा रखना है, शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। सामने वाले पैर को आपसे जितना हो सके इसको मोड़ें, बट ज़बरदस्ती नहीं करना। आपको ये भी याद रखना है, शरीर को सीधा रखें, पीछे वाले पैर को भी सीधा रखें और अपने थंब का ग्रिप बना के रखें। अगर आपसे लेट्स से बैलेंस नहीं होता तब आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। आपने आसन किया, हाथ को ऊपर किया और दीवार का सहारा ले लीजिए, इतना भी आप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बैलेंस का प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तीसरा योगासन करते हैं। इसके लिए आराम से योगा मैट पे भी बैठ सकते हैं या फिर आप ये आसन चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो जैसे हम योगा मैट पे बैठेंगे, अगर आपसे बन पाए आप चेयर पे भी बैठ जाइए। चलिए तो चलिए अब हम आराम से ज़मीन पे बैठ सकते हैं। तो देखिए दीपिका, आपने नोटिस किया होगा, ये मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है, तो अक्सर लेडीज़ का बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू मेन। ये तो है ही, हम हर चीज़ में अच्छे होते हैं। इतिहास गवाह है, सुनो। वो तो है ही। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं और आप महिला हैं तो आप आराम से ज़मीन पे बैठिए या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, जैसे मैंने बोला। और मैंने कई बार देखा है कई लेडीज़ आराम से पद्मासन लगा लेती हैं। तो आप सिंपल क्रॉस लेग में बैठें या फिर आप पद्मासन लगा लें इस तरह। बट ध्यान रहे घुटनों में दर्द ना हो तभी पद्मासन लगाएं, अदरवाइज सिंपल क्रॉस लेग भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, या तो आप चेयर पे बैठे हैं या फिर आप ज़मीन पे बैठे हैं। अगर आप पद्मासन में बैठेंगे तो आपका बॉडी लॉक हो जाएगा। सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। अब आप सपोर्ट के लिए अपने हाथों को इस तरह इंटरलॉक करें, दोनों उंगली को सीधा रखें और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें। कोर को टाइट करें और सांस छोड़े, धीरे धीरे अपने राइट तरफ मुड़ें और आप कंटिन्यू करें। दीपिका, आप कंटिन्यू करें। तो आपको कम से कम ये आसन 5 से 6 बार रिपीटेशन करने हैं, रोटेशन करने हैं। और जब आपका 5 से 6 बार रोटेशन हो जाए तो आप कोशिश करें कि आप राइट तरफ जाएं और इस तरफ रुके रहें और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें और 10 सेकेंड अपने बॉडी को इस तरह रोक कर रखें। सांस लें, वापस आ जाएं और ठीक इसी तरह लेफ़्ट तरफ जाएं, हल्का सा ऊपर की तरफ देखें और 10 सेकेंड या फिर जितना भी आपको कैपेसिटी हो आप रुके रहें। धीरे धीरे आप वापस आ जाएं, हाथों को रिलैक्स करें। जब भी हम ये वाला आसन करते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि आपके साइड के मसल स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो उसके लिए बॉडी का अलाइनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आपको अभी दिखाते हैं। चलिए, तो जैसे कि इन्होंने पद्मासन लगा लिया, आइए दोनों हाथ ऊपर करके ले जाएं। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, ये वाले सारे फिंगर अंदर। देखिए, आपको फिंगर से सपोर्ट मिलेगा, आप अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें। आप महसूस करेंगे आपको साइड मसल्स में स्ट्रेच आएगा, राइट। हमें साइड बेंडिंग करनी है, तो आप अपने बॉडी को साइड की तरफ लेकर जाएं। तो गलती ये होती है हम आगे की तरफ झुकने लगते हैं, ये नहीं करना, आपको साइड से बेंडिंग करनी है और आपके घुटने ज़मीन पे रहने चाहिए। हमें इन मसल्स पे काम करना है। चलिए, आगे दूसरी तरफ, एल्बो सीधा, घुटने ज़मीन पे। आप फिर से महसूस करेंगे कि आपको साइड के मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है, सेंटर, अदर साइड।
अब आप यहाँ रोक के रखिए। देखिए ज़बरदस्ती ना करें, आपसे जितना हो पाए उतना करें, बट कोशिश करें 5 या 10 सेकेंड आप रुके, आपकी बॉडी में मजबूती आएगा। घुटना ज़मीन पर, वापस सेंटर में आए और दूसरी तरफ दोनों हाथों को खोल लें, पैरों को सीधा करें और रिलैक्स करें। तो साइड बेंडिंग्स में देखा दीपिका आपने, आगे होना काफ़ी नहीं है, आपको साइड से बेंडिंग करनी पड़ेंगी। तो देखिए आज जो जिनकी एज बढ़ रही है, जाहिर सी बात है हर किसी की बढ़ेगी एक ना एक दिन, लेकिन आप रेगुलर योगा करेंगे तो आप फिट रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम के बाद ऐसा नहीं होगा कि रातों रात सेहत पर काम करना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए और ये एपिसोड ज़रूर देखते रहें और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।